हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद निषाद। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पीईटी का एग्ज़ाम देना है आपको, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। और अगर यकीन मानिए, अगर पूरा वीडियो देख कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका इससे बेहतर ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार प्रयोग किया गया था? किस युग में तांबे की पहली बार प्रयोग किया गया था? यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। तो बताइए, किस युग में तांबे की पहली बार प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स? तो यह ताम्र युग है। ताम्र युग, इसका ताम्र पाषाण काल जो है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? फ्रेंड्स, चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। राजगीर या राजगृह बोलते हैं। यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में। उस समय शासक हुआ करता था अजातशत्रु। लेकिन फ्रेंड्स, अगर दूसरी बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, और शासक था कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति 255 या 251 भी कभी कभी मिल जाता है देखने को, तो हुआ था यह 255 या 251 में, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इस समय शासक था अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति हुआ था फ्रेंड्स पहली शताब्दी में, और ये कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में, और इस समय शासक था कौन? कनिष्क। तो इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये पीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इग्नोर कोई नहीं करेंगे, ठीक है? हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? देवानाम प्रियदर्शी किसे कहते हैं, यानी किसका नाम था? तो यह था सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह मौर्य काल से संबंधित है सम्राट अशोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। अगला है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्रेंड्स, पंचतंत्र को लिखने वाले कौन हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो पंचतंत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने जब महाज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को, तो पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। और यह सारनाथ में जब पहला उपदेश दिए थे तो उसको क्या कहा गया? फ्रेंड्स, उसको कहा गया था धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो फ्रेंड्स, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो यह निरंजना नदी था। निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, कौन सी नदी? निरंजना नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कितने समय के बाद? तो फ्रेंड्स, आपसे बता दें कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 35 साल उस समय उनकी आयु था। ठीक है, चलिएगा। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? समबौद्धि भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने दिया गया है। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुआ था? यानी थानेसर से हर्षवर्धन के शासनकाल में राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। यह कन्नौज में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? एक है हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्ति मिला था, वह किस तकनीकी से बनाया गया था? वह तकनीकी क्या था? वह तकनीकी था दोस्त मोमलोपी ढलाई तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोमलोपी ढलाई, जिसको कास्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता के दौरान दोस्त घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले थे, तो यह कहाँ मिले थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह मिला था दोस्त सूर्यकोतदा में। सूर्यकोतदा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल था, इसका नाम था लोथल। तो लोथल का खोज करने वाले कौन थे? तो लोथल का खोज करने वाले थे SR राव, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। SR राव ने लोथल की खोज किया था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोथल जो था वह एक बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, चलिए, दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किए थे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए थे? रखालदास बनर्जी। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। चलिएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिए। दयाराम साहनी ने खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन रखालदास बनर्जी जो खोज किए थे वह मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। इसको आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले कौन थे? सिंधु सभ्यता के लोग थे। यह राइट आंसर है, यह सही है। लेकिन आगे 3 ऑप्शन और दिया है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, नहीं, यह गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता था, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे, नहीं, गलत बात है। यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वह कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति हुआ करते थे। चलिए आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो का शब्द अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो का शब्द का जो अर्थ है वह मृतकों का टीला होता है। यहाँ लिखा है माउंट ऑफ द डेड, अंग्रेजी में लिख दिया है, हिंदी में कहेंगे मृतकों का टीला। फ्रेंड्स देखिए, ये भी UPSSC BDO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न को आप इग्नोर नहीं करिएगा और आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो देख कर जाइएगा, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। UPSSC पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल में एक नगर था जो 3 भाग में विभाजित था, उस नगर का नाम था धौलावीरा। क्या नाम था फ्रेंड्स? धौलावीरा, और 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पर, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? एक प्रथा चलता था महाजनी प्रथा, तो उसका उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? तो यह किस ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स, और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीन पर, कह रहा है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, किसके मूल पाठ हैं, किस ग्रंथ के
ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, यह बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, यह है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यजुर्वेद। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। देखिए दोस्त, धनुर्वेद उपवेद है, और शस्त्र ये भी उपवेद है, आयुर्वेद ये भी उपवेद है, लेकिन फ्रेंड्स योग वेद उपवेद नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा उपवेद नहीं है, योग वेद उपवेद नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। दोस्तों, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, तो यह किस देवता को समर्पित है। फ्रेंड्स, यह समर्पित है सावित्री को समर्पित, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले प्रश्न पर यहाँ पर दिया गया है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुआ था फ्रेंड्स, वह कितने दिनों तक हुआ था। तो यह हुआ था फ्रेंड्स 18 दिनों तक। 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी का नाम था। फ्रेंड्स, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मांडवी किसकी पत्नी का नाम था फ्रेंड्स, तो यह नाम था किसके, भरत के। किसके पत्नी का नाम था फ्रेंड्स, भरत के पत्नी का नाम क्या था, मांडवी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। फ्रेंड्स, वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीनतम वेद कौन सा है। फ्रेंड्स, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। इनमें से सबसे प्राचीनतम वेद की बात किया जाए तो फ्रेंड्स सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, माना नहीं जाता है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है ही। फ्रेंड्स, ये जो ऋग्वेद की अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 10 मंडल हैं। ठीक, और इनमें सूक्तियाँ कितनी हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं, और ऋचाएँ कितनी हैं, 10,462 ऋचाएँ इसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और सबसे अगर नया वेद की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद होता है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। जो वैदिक देवता इंद्र हैं फ्रेंड्स, वह किस चीज़ के देवता हैं। तो इंद्र भगवान बारिश कराते हैं, चक्रवात लाते हैं। इंद्र भगवान बारिश भी कराते हैं और चक्रवात भी लाते हैं। तो यह किसके देवता हैं, वर्षा व चक्रवात के। चलिएगा आगे है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है। गाय का दूध सम्मिलित है, गाय का गोबर भी सम्मिलित है, और गाय का घी भी सम्मिलित है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तुलसी नहीं इसमें सम्मिलित किया गया है, तो तुलसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है, नागार्जुन कौन थे। फ्रेंड्स, नागार्जुन कौन थी यह आपसे पूछा गया है। तो नागार्जुन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नागार्जुन कौन था। नागार्जुन था फ्रेंड्स एक बौद्ध दार्शनिक। क्या था फ्रेंड्स, एक बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। फ्रेंड्स, एक शहर है जो भारत में है और वह विश्व का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना शहर माना जाता है। देखिएगा, कुशीनगर का पहले जिक्र नहीं था, लेकिन सबसे प्राचीनतम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे प्राचीनतम जो शहर था फ्रेंड्स वह था क्या, वाराणसी था। तो वाराणसी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक कौन थे जो कि राजा बिंबिसार के दरबार का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो यह कौन था फ्रेंड्स, यह था जीवक। जीवक यानी ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा जीवक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। गौतम बुद्ध जी ने किस स्मारक से प्रचार किया था, वह स्मारक का नाम क्या है फ्रेंड्स, वह स्मारक का नाम क्या है। अब मैं आप लोगों से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जानना चाहता हूं। चलिएगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी। गौतम बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश दिए थे वह कहाँ से दिए थे, तो वह दिए थे कहाँ से फ्रेंड्स, सारनाथ से, यानी सारनाथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी दौर में आगे है, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्ध की परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल था एक जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, वह है कौन, वह है बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोध गया कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो वह निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। क्यों है बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर क्या हुआ था, ज्ञान हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान हुआ था, इसलिए बहुत फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। 3 पिटक हुआ करते थे फ्रेंड्स, कौन कौन से 3 पिटक हुआ करते थे, तो देखिए अभिधम्म पिटक, सुक्त पिटक और विनय पिटक। अभिधम्म पिटक, सुक्त पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक थे। तो इसमें से एक कौन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यह है उपशाखा पिटक, यही त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है। आगे है अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इनको किस नाम से जाना गया, मतलब कौन से रूप में इनको जाना गया, तो इनको जाना गया फ्रेंड्स बुद्ध के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो ये सारनाथ में ही सबसे पहला उपदेश दिए थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, नहीं। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, बिल्कुल नहीं। भगवान बुद्ध का सारनाथ में परिनिर्वाण देहांत हुआ था, बिल्कुल नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और यही आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने डैश में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। कहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का उपदेश दिया था, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन कब कहा गया, किसे कहा गया? जब गौतम बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया कहाँ था फ्रेंड्स? तो यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिनका अर्थ है। तो फ्रेंड्स कैवल्य का मतलब क्या होता है? इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उन्हें कैवल्य, यानी कैवल्य मतलब इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? फ्रेंड्स जब अशोक आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13वां शिलालेख। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? फ्रेंड्स पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थकर की अगर बात करते हैं तो थे ऋषभदेव। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें एवं लास्ट जैन तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थकर में सबसे अंतिम तीर्थकर थे। 24 जैन तीर्थकरों में से सबसे अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स 24वां जो तीर्थकर थे वही अंतिम थे। और कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न जिसे त्रिरत्न कहते हैं दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? वो त्रिरत्न क्या हैं? तो वे त्रिरत्न है फ्रेंड्स, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यही तीन जो हैं ये त्रिरत्न हैं। इन्हीं के बारे में जैन धर्म में बोला गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने है। देखिए सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख कौन सा शिलालेख में किया गया है फ्रेंड्स? तो यह किस में किया गया है? 13वें शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर डी में किया गया है, 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है इंडिका। वह मूल रूप से किस देश के थे? कौन थे किस देश के? मेगास्थनीज किस देश के रहने वाले थे जिसने क्या लिखा है? इंडिका लिखा है। फ्रेंड्स ये ग्रीस के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी दौर में आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो फ्रेंड्स देवनाम प्रिय हमने इसका जिक्र पहले किया है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इसका आंसर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था, यह आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक, विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है फ्रेंड्स? विशाख दत्त हैं। और पूछा गया है कि यह किस भाषा में लिखा गया है? विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा है फ्रेंड्स वह किस भाषा में लिखा है? तो यह लिखे हैं किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था?
अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें से कौन सा शिलालेख है जिनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो कौन सा है वह शिलालेख? फ्रेंड्स वह है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? अशोक के साम्राज्य के अधीन कौन सा स्थान नहीं था? तो यह कौन सा स्थान नहीं था? कामरूप। कामरूप फ्रेंड्स अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा? कामरूप। फ्रेंड्स कामरूप जो है यह प्राचीन नाम है किसका? असम का। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन है? तो दोस्त मौर्य कला में सर्वोत्तम जो प्रतिमान है वह क्या है? स्तंभ है। मौर्य काल में फ्रेंड्स स्तंभ बनना शुरू हुआ था, तो इसका सर्वोत्तम प्रतिमान क्या हो जाएगा? स्तंभ। ठीक है, इसकी पहचान है स्तंभ। अशोक का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। किस स्तंभ पर था फ्रेंड्स? तो सारनाथ स्तंभ पर यह बना हुआ था। ये जो सारनाथ स्तंभ है फ्रेंड्स, इस पे जो स्तंभ है इसमें 4 शेर हैं। 4 शेर हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? सारनाथ। अगला प्रश्न है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था थी फ्रेंड्स वह निर्भर किस पर थी? तो वह निर्भर किस पर रहेगी? कृषि की अर्थव्यवस्था पर। किसानी होगा तो उससे अर्थव्यवस्था में विकास होगा। मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी मुख्य रूप से? तो कहेंगे कृषि पर। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और देखिए क्या कहा गया है इस प्रश्न में। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील, कौन सी झील फ्रेंड्स? चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो किस चोल शासक ने यह झील का निर्माण करवाया था? फ्रेंड्स इसका निर्माण करवाने वाला था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे फ्रेंड्स? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? कब अपने शिखर पर पहुंचा था फ्रेंड्स? यह पहुंचा था कब? कुषाण काल में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? फ्रेंड्स गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी यह आपको बताना है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? बताइए कौन थी फ्रेंड्स? यह थी प्रभावती गुप्त। कौन थी फ्रेंड्स? प्रभावती गुप्त। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कौन सा प्रसिद्ध विद्वान था फ्रेंड्स? यह था कौन? चरक। कौन था फ्रेंड्स? चरक। चरक ऑप्शन नंबर सी। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था? कनिष्क के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार, चलिएगा देखिए, कह रहा है कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था।
पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। आपको पहचान किसका करना है? राजवंश का। ये किस राजवंश की बात कर रहा है फ्रेंड्स? यह किस राजवंश की बात कर रहा है? तो मैं बता दूं, यह शुंग राजवंश की बात कर रहा है। शुंग राजवंश, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स, अभिज्ञान शकुंतलम के किताब जो लिखा गया है यह कालिदास ने लिखा है, तो कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा। यानी एक चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे उनका क्या क्या नाम है? तो सलाहकार कौन थे? आप लोग जानते हैं, चाणक्य थे। चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, विश्वगुप्त भी कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स समुद्रगुप्त नहीं कहते हैं। समुद्रगुप्त के अलावा इन तीनों नाम इसका सही है। अगला है, हर्षवर्धन ने पांच इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? 5 इंडीज जो हैं वह अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब बताना है कि कौन सा इनमें से 5 इंडीज थे। कौन कौन 5 इंडीज थे? देखिएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यह इसके 5 इंडीज थे। किसके? हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था फ्रेंड्स? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? यह 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स, एक किताब लिखा गया है कादम्बरी। कादम्बरी को लिखने वाले कौन हैं? तो कादम्बरी को लिखने वाले फ्रेंड्स बाणभट्ट हैं। तो बाण दिया है तो बाण इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा नाम इनका बाणभट्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? कालिदास, वराहमिहिर किसके दरबार के हिस्सा थे? ते हिस्सा किसके थे? विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स, कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो यह थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कुसाड़े मूलतः कहाँ के निवासी थे? जो कुसाड़े थे वह मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो कुसाड़े जो थे फ्रेंड्स वह मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। तो मध्य एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? एक साहित्य है फ्रेंड्स, वह संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह कौन सा साहित्य है? तो फ्रेंड्स, यह साहित्य है तमिल साहित्य। कौन सा साहित्य? तमिल साहित्य है फ्रेंड्स। तो इसका ए जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, एक मंदिर है फ्रेंड्स, बहुत फेमस है, जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। वह कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर फ्रेंड्स हम्पी में है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो भूमि दान में दिया जाता था फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? उसको कहते थे पल्ली वच्छांदम। क्या कहते थे फ्रेंड्स?
पल्लीवच्छांदम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने 70 क्वेश्चन पर जिक्र किया है। अब 70 क्वेश्चन में आप लोग हमें ये बता दीजिए कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने सही किया है। फिर फ्रेंड्स हम जब तक पीटी का एग्ज़ाम 28 तारीख से पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं पहले ही सभी सिलेबस का इसमें प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा आ सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।